हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम फर्स्ट किंगडम फिनिश कर चुके हैं, किंगडम मोनेरा। आज हम शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपने मोनेरा के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा हम पढ़ चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है ये आपका, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मैंने आपको बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है RHPT करके। पहला किंगडम है आपका मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट्स का होता है। दूसरा है प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये मोनेरा के बाद के सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। और प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बाकी के 3 जो बचेंगे वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ओके, थर्ड किंगडम आपका आता है किंगडम फंजाई। फोर्थ आता है प्लांटी। फिफ्थ आता है एनिमैलिया। ओके, तो एनिमैलिया और प्लांटी हम अदर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 3 किंगडम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से? मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और किंगडम बचेगा फंजाई, वो पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास का आंसर बता दूं। मैंने पूछा था आपसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल आपका होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ये आपका लार्जेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है। आप कमेंट में उसका आंसर दोगे, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है। मेरा आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल। मैं क्वेश्चन नीचे लिख देती हूँ। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट सेल आप बताओगे। लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट आप कमेंट में मुझे लिख के बताओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर दूंगी। स्मॉलेस्ट आपका था माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट आपका है ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट मैं कल बताऊंगी आपको। ओके, अच्छा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क पता है ना? लार्जेस्ट मतलब सारे पेरीमीटर जिसके बड़े हों, लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी सिर्फ लेंथ बड़ी हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या आएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। यहाँ से जितने भी किंगडम्स होंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे। और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मतलब कि सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और वो सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक सेल होगा। ओके, उसके बाद क्या है? अच्छा, प्रोटिस्टा के लिए एक लाइन कही गई है, मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम। हर किसी एक जो आपका किंगडम आएगा उसमें एक एक स्पेशल लाइन होंगी। वो लाइंस आप याद रखोगे, उन लाइन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किंगडम के बारे में बात की जा रही है। एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जिनको आप याद करना होगा आपको, ताकि आपको क्वेश्चन में फंस ना पाओ आप, ठीक है। क्वेश्चन में नीट वाले क्या करते हैं, कुछ भी ऐसी लाइंस लिख देंगे, ये लिख देंगे लाइंस, तो पूछेंगे ये लाइंस किसके लिए है, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, तो आप कहोगे ये प्रोटिस्टा को सिग्निफाई कर रहा है। ऐसे ही मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये किसको सिग्निफाई करता है? मोनेरा को। और यहाँ पे मोस्ट हेट्रोजीनस किंगडम कौन सा है आपका? प्रोटिस्टा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मतलब होता है कि तरह तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। मतलब कि सब टाइप के जो यूकैरियोट्स हैं वो इस किंगडम में आपको मिलेंगे। मतलब प्लांट जैसे भी मिलेंगे, फंजाई जैसे भी मिलेंगे, और एनिमल जैसे भी आपको ऑर्गेनिज्म इसमें मिलेंगे। फ़र्क क्या रहेगा? इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी प्लांट, एनिमलिया और फंजाई जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो यूनिसेलुलर फंजाई को इसमें रख दिया गया, यूनिसेलुलर एनिमल्स को इसमें रख दिया गया, यूनिसेलुलर प्लांट जैसे स्ट्रक्चर्स को इसमें रख दिया गया, ठीक है। तो इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक मिले जुले आपको ऑर्गेनिज्म इसमें मिलेंगे। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है हम इसमें ला के रख देते हैं, चाहे उसका कैरेक्टर कैसा भी हो। ओके, तो क्या है इसमें? मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम है ये। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विथ अदर्स डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये किंगडम क्या करता है? इन तीनों के बीच का लिंक दिखाता है, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से लिंक्ड एनिमल्स जो भी होंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वो ला करके इसमें प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ओके, इसीलिए कहा जाता है मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम। हेट्रोजिनस मतलब तरह तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जो प्लांट जैसे भी हैं, एनिमल जैसे भी हैं, फंजाई जैसे भी हैं। एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाऊंगी अभी। ओके,
और ये कैसे होते हैं, जनरली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ऐसे ज़मीन पे नहीं मिलते, मोस्टली ये पानी में पाए जाते हैं। ओके, अब इसके अंदर, इस किंगडम के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं आपके, इसके बारे में पढ़ते हैं। 5 फाइलम आप इसमें पढ़ोगे, 5 फाइलम्स है। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स पहला फाइलम, फिर डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। आप इसको लाइन से याद रखना, जब भी आपको फाइलम पढ़ा जाए आप हमेशा लाइन से याद रखा करो, क्योंकि फिर उसके कैरेक्टर्स पढ़ने में आपको ईजी हो जाती है। ठीक है, जैसे क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास सेल वॉल होती है। तो फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं आपके। तो इनका कैरेक्टर किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये प्लांट की तरह भी होते हैं। तो आपके क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स प्लांट की तरह होते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, और इनके पास सेल वॉल होता है जैसे कि प्लांट्स में होता है। फिर क्या आपका यूग्लेनॉइड्स, उसके बाद क्या है, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक किसका नेचर है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर होता है एनिमल्स का। एनिमल्स आपके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं मेनली। तो ये आपका किससे मिल गया, एनिमल्स से मिल गए। ठीक है, एनिमल्स से मिल गए। और ये जो आपका स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड, ये एक तरह का मोल्ड यानी कि फंगस जैसा दिखता है। तो ये आपका फंजाई से भी मैच कर गया, प्लांट से भी मैच कर गए, एनिमल से भी मैच कर गए, फंजाई से भी मैच कर गए। ओके, ये आपका फंजाई की तरह सैप्रोट्रोफिक होता है, सैप्रोट्रोफिक होता है। हेट्रोट्रॉफ्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरे पे डिपेंड हो। हेट्रोट्रॉफिक का भी एक टाइप है सैप्रोट्रोफिक, मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो। तो ऐसा आपके फंजाई होते हैं, और आपके इस प्रोटिस्टा किंगडम में होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, जो कि फंजाई लाइक होते हैं, फंजाई के जैसे होते हैं। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो प्लांट लाइक होंगे, या फिर एनिमल लाइक होंगे, या फिर फंजाई लाइक होंगे। प्लांट लाइक आपके ये दोनों हैं, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स। एनिमल लाइक आपका ये है प्रोटोजोआंस। फंजाई लाइक हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स। बच्चा आपका यूग्लेनॉइड्स। तो यूग्लेनॉइड एक्ट करता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लेनॉइड को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट के भी मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल के भी मिलते हैं। देखना, मेनली ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन अगर इन्हें लाइट नहीं मिला ना तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करने लगेंगे। ये पानी में रहते हैं, अगर इन्हें लाइट मिली तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट नहीं मिली तो अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे। तो इनमें प्लांट जैसा भी कैरेक्टर है, एनिमल जैसा भी कैरेक्टर है। एनिमल जैसा एक और कैरेक्टर है, इसमें सेल वॉल नहीं मिलती है, इसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। प्लांट में तो सेल वॉल मिलती है ना। तो प्लांट जैसा कैरेक्टर आपका फोटोसिंथेसिस, और एनिमल जैसा कैरेक्टर हेट्रोट्रॉफिक और सेल वॉल का एब्सेंस। ठीक है, ये दोनों आपके कैरेक्टर एनिमल लाइक हो गए, और फोटोसिंथेसिस आपका कैरेक्टर प्लांट लाइक हो गया। तो यूग्लेनॉइड्स में दोनों तरह के कैरेक्टर मिलते हैं, प्लांट जैसे भी, एनिमल जैसे भी। इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी का काम करता है ये यूग्लेनॉइड्स। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना, यूग्लेनॉइड्स होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बारी बारी। पहले पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। पहला, क्राइसोफाइट्स। ओके, तो देखना, क्राइसोफाइट्स क्या है, क्राइसोफाइट्स आर प्लैंकटन। ये कैसे होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मतलब स्ट्रक्चर ना प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना मिले उनके अंदर, जो कैसे कहते हैं, जो मतलब चलने वाले स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जिसमें ना मिले। फॉर एग्जांपल फ्लैजिला ना मिले, सीलिया ना मिले, ये सब ना मिले। ठीक है, वो ऐसे ही पड़े, उनके चलने फिरने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनको कहते हैं प्लैंकटन। तो अगर वो पानी में है, पानी में धारा कोई बह रही है, उस धारा के साथ वो बह जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर, मतलब कि पानी की धारा के साथ बह रहे हैं, उसकी मतलब और अगेंस्ट नहीं बह सकते। पैसिवली मतलब उसी के अकॉर्डिंग बह रहे हैं, कोई अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे, इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ही नहीं। ठीक है, ऐसे को कहते हैं प्लैंकटन, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, प्लैंकटन। प्लैंकटन की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप अच्छे से याद रखोगे। प्लैंकटन की डेफिनेशन होती है पैसिफोड ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लोट पैसिवली इन वाटर। जो ऑर्गेनिज्म वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं उन्हें कहते हैं आपके प्लैंकटन। फ्लोट मतलब होता है तैरना, पैसिवली मतलब बिना एनर्जी खर्च किए।
ओके। जिसके पास लोकोमेट्री स्ट्रक्चर नहीं होगा वो अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा तैरने में या चलने में। डन। इसके बाद क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल आते हैं इसके, डायटम्स एंड डेसिमिड्स। डेसिमिड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, डायटम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। डेसिमिड्स को क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। आप अच्छे से याद रखना, डेसिमिड्स क्या होती है, गोल्डन एल्गी। डायटम्स क्या है, डायटम्स सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। सोप आप देख रहे हैं, सोप बॉक्स जानते हो, जो साबुनदानी होती है वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है इसमें, सेल वॉल फॉर्म्स थिन सिलिका एम्बेडेड ओवरलैपिंग सेल्स। मतलब कि इनके अंदर सेल वॉल्स तो मिलती है, मैंने क्या कहा, फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल्स मिलती हैं, ठीक है, सेल वॉल मिलेंगी, फोटोसिंथेटिक होंगे। तो होता क्या है, इनका सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर का शेल होता है, एक नीचे का शेल होता है, और दोनों आपस में ऐसे कवर करके सोप बॉक्स लाइक बनाते हैं, साबुनदानी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो किसका बना होता है, उनकी सेल वॉल का बना होता है। और सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, लेकिन उसके अंदर सिलिका पाया जाता है। सिलिका बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना देता है उसे, सिलिका की वजह से वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसे तहस नहस ना किया जा सके, जिसे तोड़ा फोड़ा ना जा सके। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी सेल वॉल बन जाती हैं। जो इनका सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी वजह से, सिलिका की वजह से, ओके। और सिलिका एम्बेडेड मतलब कि इसके सेल वॉल में बीच बीच में सिलिका कहीं कहीं धंसी होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक सेल्स हैं। फिर से समझो, सेल वॉल फॉर्म थिन सिलिका एम्बेडेड ओवरलैपिंग सेल्स, मतलब कि जो सेल वॉल होती हैं वो थिन होंगी और ओवरलैपिंग होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, और इनके जो सेल वॉल, इनका जो स्ट्रक्चर है उसके बीच बीच में क्या होगा, सिलिका धंसा हुआ होगा। एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ, ओके। जो सेल वॉल है वो आपकी सिलिका से एम्बेडेड है और ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक है, और सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ये, ठीक है। तो जब ये लोग मरते हैं, जब आपके डायटम्स मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद भी ये जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो सिलिका एम्बेडेड स्ट्रक्चर है, वो रहता है, वो रिमेन रहता है। तो जब बहुत सारे सालों में ये इकट्ठे होते हैं, ऐसी मतलब मिट्टी जहाँ पे बहुत सारे डायटम्स की डेथ हुई है, वो मिट्टी को हम कहते हैं डायटमिशियस अर्थ, ठीक है। दे लेफ्ट बिहाइंड लार्ज सेल वॉल डिपॉजिट्स, मरने के बाद ये अपने सेल वॉल डिपॉजिट्स, यानी कि ये जो सिलिका लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो मरने के बाद छोड़ जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, जब इनका एक्यूमुलेशन मतलब ये इकट्ठा होते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये इकट्ठा होंगे, तो उस अर्थ को, जहाँ पे ये जिस जगह पे इकट्ठा हुए हैं, उस पूरी जगह को, उस पूरी ज़मीन को हम क्या कहते हैं, डायटमिशियस अर्थ, मतलब कि डायटम वाली मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी, वो मिट्टी पूरी की पूरी डायटमिशियस अर्थ कहलाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो मिट्टी, उसके बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ क्या कर सकते हैं। पहला तो ये कि यूज़ इन पॉलिशिंग, किसी चीज़ को पॉलिशिंग करनी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल्स और सिरप्स की फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ साउंड प्रूफ वॉल बनाते हैं। आपने ऐसी वॉल्स के बारे में सुना है जो मतलब इस कमरे से आवाज़ दूसरे कमरे तक नहीं जाएगी, इसकी दीवार साउंड प्रूफ है। तो साउंड प्रूफ वॉल बनाने का में इसका यूज़ किया जाता है। होता क्या है, दो वॉल्स बनाई जाती हैं, उनके बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है, उनके बीच के गैप को डायटमिशियस अर्थ से भरा जाता है। डायटम्स आपके साउंड प्रूफ का काम करते हैं, साउंड्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दीवार के उस पार तक साउंड नहीं जा पाता है, ओके। तो डायटमिशियस अर्थ का यूज़ होता है साउंड प्रूफ वॉल्स बनाने में, पॉलिशिंग करने में और फिल्ट्रेशन करने में, करेक्ट। इतना चीज़ है आपका इसमें। अच्छा, डायटम्स क्या है, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, मतलब कि डायटम्स, देखो ओशियन में प्रोड्यूसर का काम कौन करता है, चीफ प्रोड्यूसर कौन है आपका, डायटम्स है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल अर्थ पे, मतलब कि जो ओशन के बाहर का जो लैंड वाला पोर्शन है, टेरेस्ट्रियल पोर्शन है, उस पर प्रोड्यूसर का काम कौन करता है, आपके प्लांट्स। प्लांट्स सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, प्रोड्यूसर वही है फूड के। ऐसे ही ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन है, आपके डायटम्स,
बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टेरेस्ट्रियल के जैसे चीफ प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स, वैसे ही ओशन के चीफ प्रोड्यूसर कौन है, तो आप कहोगे डायटम्स। डायटम्स ऑप्शन में नहीं है तो आप क्राइसोफाइट्स को टिक मारोगे, क्योंकि क्राइसोफाइट का टाइप है, क्राइसोफाइट का एग्जाम्पल है डायटम्स। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपका क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, आप कमेंट में मुझे लिख के बताओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ